This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. Today we are going to start our next topic of mediation, conciliation and arbitration. Question is appointment of arbitrator under the Arbitration and Conciliation Act 1996. On what ground an arbitrator can be removed from his office? तो यहाँ पे हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंडर एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो जनरली मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आर्बिट्रेटर होता है अपॉइंटेड बाय द पार्टीज़, डिस्प्यूटेड पार्टीज़ के थ्रू ही होता है। लेकिन कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के क्लाउज में इन्होंने सिर्फ जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का जिक्र किया होता है, लेकिन आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी इसके बारे में नहीं होता। तो उस कंडीशन में हमें जो है आर्बिट्रेशन कॉन्सिलेशन एक्ट के अंडर जो प्रोसीजर बता रखा है उसको हमें यहाँ पे फॉलो करना होता है। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होती है, ये कंपोज्ड कैसे होती है, यहाँ पे एक ही बात है। आर्बिट्रेटर जब एक आर्बिट्रेशन के अंडर जब एक आर्बिट्रेटर ऑफिस की तरफ ऑफिसर की तरफ जब एक्ट करता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो एक आर्बिट्रेटर ही क्या बन जाता है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो जहाँ पे बन जाती है। और वहाँ पे उसकी कंपोज उसको कैसे किया जाता है, कितने वहाँ पे आर्बिट्रेटर हो सकते हैं, इसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल क्या होता है यहाँ पे। तो देखिए आर्बिट्रेटर का आपको पहले पता है, एन आर्बिट्रेटर इज सच अ पर्सन हु सॉल्व द डिस्प्यूट सबमिटेड टू द आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेटर वो पर्सन है जो कि डिस्प्यूट को सॉल्व करता है अंडर द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंडर। हैंस द आर्बिट्रेटर इज एन इम्पॉर्टेंट पर्सन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996। ही इज कॉल्ड द बेस ऑफ द आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है आर्बिट्रेशन और कॉन्सिलेशन एक्ट 1986 की एप्लीकेशन के लिए। ट्रिब्यूनल क्या होता है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, ये कब एक आर्बिट्रेटर कब आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल जो बन जाता है ये देखना हमने। अलॉन्ग विद द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल ऑल्सो हैज़ इट्स इंपॉर्टेंस। एक्चुअली आर्बिट्रेटर एक्ट एज अ आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। तो जब आर्बिट्रेटर जो है आर्बिट्रेशन के अंडर एक आर्बिट्रेटर का काम करता है तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है बन जाती है। When the arbitrator is hearing the dispute, then they are called the arbitrary tribunal। तो एक जब आर्बिट्रेटर किसी डिस्प्यूट को सुन रहा होता है, दो पार्टियां जो हैं अपने किसी डिस्प्यूट को उस आर्बिट्रेटर के पास लेके जाती हैं और वो उस डिस्प्यूट को जब सुन रहा होता है तो वो अपने आप में क्या बन जाता है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल वहाँ पे बन जाता है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सोल आर्बिट्रेटर और बाय द सेवरल आर्बिट्रेटर्स। तो आर्बिट्रेटर जो होता है उसकी अपॉइंटमेंट जो है जो आर्बिट्रेटर होता है वो एक सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है, मतलब एक सिंगल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी आर्बिट्रेटर वहाँ पे हो सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो है अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैसे होता है, एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल क्या है। जब एक आर्बिट्रेटर एज ए आर्बिट्रेटर काम करता है, किसी डिस्प्यूट को जो है हेयर करता है, सुनता है पार्टीज के डिस्प्यूट को, तो उसको हम आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो यहाँ पे बोलते हैं। ये आर्बिट्रेटर जो है एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया ये हमेशा जो है ऑड नंबर में होते हैं। ये 1 या 3 या 5 या 7 हो सकते हैं जहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कॉरम जो है बनाना होता है। अगर 3 होंगे तो जो 2 का फैसला होगा उसको जो है मान लिया जाएगा। इस तरीके से कॉरम भी यहाँ पे बनाया जाता है। देखिए आर्बिट्रेटर को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये एक अल्टरनेट वे है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। हम सब्जेक्ट यहाँ पे यही पढ़ रहे हैं कि हमारे पास अल्टरनेटिव वे क्या है किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व करने का। हमारे पास डिस्प्यूट को सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप लिटिगेशन लगाइए। इसके अलावा अल्टरनेट वे क्या है, तो हमारे पास मीडिएशन है, आर्बिट्रेशन है और आपके पास काउंसिलेशन है। हम आर्बिट्रेशन को पढ़ रहे हैं। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, पार्टियां जो है एक मध्यस्थ वहाँ पे अपॉइंट करते हैं जिसको आर्बिट्रेटर बोला जाता है। आर्बिट्रेटर दोनों पार्टीज को सुनता है, उनको हेयर करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ हेयरिंग वहाँ पे देता है और उसके बाद जो है एक वहाँ पे डिसीजन करता है जिसको अवार्ड बोलते हैं। इट मीन्स कि आर्बिट्रेशन में कोर्ट की तरह ही वो आर्बिट्रेटर एक डिसीजन करता है। फ़र्क ये होता है कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में कोर्ट की तरह जो है वो एक लंबा प्रोसीजर जो है फॉलो नहीं किया जाता है, CRPC एविडेंस को फॉलो नहीं किया जाता है। वहाँ पे दोनों पार्टीज़ को सुना जाता है, उसके बाद जो है वो कोई ना कोई कंक्लूजन वहाँ पे निकाल लेता है, दोनों पार्टीज़ के इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखता है। हालांकि कोर्ट में ऐसा नहीं होता। कोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ फुड एविडेंस डिसीजन सुनाती है, चाहे वो किसी एक पार्टी के फेवर में हो या ना हो, उसका कोई भी फर्क वहाँ पे नहीं पड़ता। तो आर्बिट्रेशन में
आर्बिट्रेटर जो है फैसला सुनाता है, वहाँ पे डिसीजन करता है, जिसको कि अवार्ड बोला जाता है। हालांकि काउंसिलेशन भी एक अल्टरनेट वे है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, लेकिन वहाँ पे काउंसिलेशन किसी तरीके का डिसीजन नहीं सुनाता, वहाँ पे एक सेटलमेंट अवार्ड होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। और ऐसा ही मीडिएशन में होता है, वो वहाँ पे जो मीडिएटर होता है वो भी कोई डिसीजन वहाँ पे नहीं सुनाता, दोनों पार्टीज को गेट टुगेदर ऑन टेबल लेके आता है वैसे। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना कि आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का मेन ऑब्जेक्ट क्या है और तरीका क्या है, बेस क्या है। देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर प्रोविजन आर लेड डाउन अंडर द सेक्शन 11 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो सेक्शन 11 जो है आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन एक्ट 1996 का, इसकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात करता है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनरली अपॉइंटमेंट जो है वो आर्बिट्रेटर ही करते हैं, लेकिन नहीं हुई है तो फिर जो आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट में प्रोसीजर बता रखा है उसके अकॉर्डिंग होगी। आर्बिट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द पार्टीज टू द डिस्प्यूट। जो पार्टियां डिस्प्यूट में हैं, जिनका कोई वहाँ पे मतभेद है, वही जो है आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करती हैं। ये मैंने आपको पहले बताया है। जब एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बन जाता है तो उसमें ये साफ लिखा होता है कि अगर कल को कोई डिस्प्यूट होगा तो हम वहाँ पे आर्बिट्रेटर के थ्रू जो है, आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है अपने मैटर को सॉल्व करेंगे। और आर्बिट्रेटर कौन होगा ये भी वो पहले बताते हैं, कितने होंगे, 1 होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, ये भी पहले ही आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में लिख दिया जाता है। Even an alien can be a arbitrator provided that there is a no otherwise agreement। एक alien, एक विदेशी भी जो है वो भी एक आर्बिट्रेटर हो सकता है। एग्रीमेंट में उसकी तरह कोई बात, ऐसा जिक्र जो है अदरवाइज नहीं होना चाहिए। अगर एग्रीमेंट में किसी स्पेशल पर्सन का जिक्र कर रखा है तो वही होगा, अगर किसी फॉरेनर का जिक्र कर रखा है तो वही होगा। एग्रीमेंट में कुछ ऐसा ना लिख रखा हो कि फॉरेन नहीं हो सकता, एलियन नहीं हो सकता, तो फिर उस तरीके से होगा। तो जैसा एग्रीमेंट में लिख रखा है वैसे होगा। इट इज़ क्लियरली स्टेटेड एज सेक्शन 11 द अ पर्सन ऑफ एनी नेशनैलिटी मे बी एन आर्बिट्रेटर अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। तो सेक्शन 11 में साथ में लिख रखा है कि किसी भी नेशनैलिटी का पर्सन है वो आर्बिट्रेटर हो सकता है, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज। पार्टीज़ के बीच में वो कोई जो है एग्रीड जो है होना चाहिए, वहाँ पे दोनों की सहमति वहाँ पे होनी चाहिए। आर्बिट्रेटर कुड बी इन एनी नंबर बट द नंबर इज रिक्वायर्ड टू बी ऑड। आर्बिट्रेटर जो है किसी भी नंबर में हो सकते हैं, 1 में हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ऑड में होंगे। ये 2, 4, 6, 8 नहीं होंगे, ये हमेशा 1, 3, 5 और 7 या 9 या फिर 11 ही होंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हो सकते हैं। द पार्टीज टू अ डिस्प्यूट कैन हैव एन एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। ये मैंने आपको पहले बताया कि उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए पहले ही आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अगर आपने बनाया है तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन होगा कि एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट जो है कैसे होगी, वो कितने होंगे और उनकी पावर्स क्या होंगी, उनकी जो है अथॉरिटीज़ क्या होगी, उसकी टर्मिनेशन कैसे होगी, उसका फंक्शन क्या होगा, उसका जुरिडिक्शन क्या होगा, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, सारा वहाँ पे लिख रखा होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप एक सेपरेट एग्रीमेंट बनाएं, आर्बिट्रल एग्रीमेंट आप बनाएं। अगर आप जब कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप एक क्लॉज डाल देते हैं आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का, वो भी इनफ हो जाएगा, लेकिन उस कंडीशन में फिर अपॉइंटमेंट का तरीका और होगा। एंड द आर्बिट्रेटर इज रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड इन द अकॉर्डेंस टू द एग्रीमेंट। तो जिस तरीके से एग्रीमेंट हो रखा है, एग्रीमेंट में जिस तरीके से आपने बोला था, दोनों पार्टीज ने डिसाइड कर लिया था जब उन्होंने कोई बिजनेस को ट्रेड या किया, तो वहाँ पे उन्होंने पहले डिसाइड कर लिया था उस एग्रीमेंट में कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करेंगे। तो जैसा एग्रीमेंट में लिख रखा है वैसे ही होगा। इफ़ देयर इज अ नो सच एग्रीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इफ़ देयर इज अ नो सच एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज देन 3 आर्बिट्रेटर आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड। अगर दोनों पार्टीज के बीच में कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ था कि आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कितने नंबर में मेंबर होंगे, कितने आर्बिट्रेटर होंगे, अगर इस तरीके की कोई भी वहाँ पे बात नहीं हुई है उस एग्रीमेंट में, जनरली यही लिख रखा है कि हम अपनी कोई भी मैटर को जो है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। लेकिन आर्बिट्रेटर कौन होगा, उसकी अपॉइंटमेंट कैसी होगी, अगर ये नहीं लिख रखा है तो फिर हमें जो है सेक्शन 11 के अकॉर्डिंग चलना है, आर्बिट्रेशन और काउंसिलेशन एक्ट 1996 के अकॉर्डिंग चलना है। और इसमें क्या होगा, देन 3 आर्बिट्रेटर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अपॉइंटेड। तो उस कंडीशन में अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा उसके अपॉइंटमेंट के बारे में तो 3 आर्बिट्रेटर वहाँ पे अपॉइंट होंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 क्लॉज 3 इज एन आर्बिट्रेशन विद 3 आर्बिट्रेटर
तो तीन आर्बिट्रेटर वहाँ पे अपॉइंट होंगे। ईच पार्टी शैल अपॉइंट वन आर्बिट्रेटर, यहाँ पे जो दोनों पार्टी हैं हर एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और ये दोनों अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर जो होंगे एक तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट वहाँ पे करेंगे, और जो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, वो लीड करेगा उस पूरी प्रिजाइडिंग काउंसिलेशन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग को। तो एक पार्टी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, और ये जो आर्बिट्रेटर दो अपॉइंट कर रखे हैं ये दोनों मिलके तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करके करेंगे, जो कि एक प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर जिसको जो प्रिजाइडिंग आर्बिट्रेटर जिसको माना जाएगा। तो अगर एग्रीमेंट में लिख रखा है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी, कौन होगा, तो अब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, अगर एग्रीमेंट वहाँ पे नहीं है तो तीन आर्बिट्रेटर वहाँ पे अपॉइंट जो है किए जाएंगे। Arbitration institution may be designed by the Supreme Court and the High Court from time to time। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट भी टाइम टू टाइम जो है आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट जो है करती है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ देखिए, बट इफ द अबव अपॉइंटमेंट प्रोसीजर अप्लाइज एंड द पार्टी फेल्स टू अपॉइंट द आर्बिट्रेटर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे ऊपर वाला प्रोसीजर जो आपने देखा कि आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट एग्रीमेंट में नहीं बता रखी थी, दोनों पार्टीज ने इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक एक आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट करनी थी, तो मान लीजिए एक पार्टी जो विदिन 30 डे जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं करती है, या फिर और टू अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर्स जो दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए थे वो तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट नहीं करते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन वहाँ पे बन जाती है, तो उस कंडीशन में विद इन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द अपॉइंटमेंट द अपॉइंटमेंट शैल बी मेड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टी बाय द चीफ जस्टिस। तो देख लीजिए, अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर एग्रीमेंट में अपॉइंटमेंट लिख रखी है तो उसके अकॉर्डिंग होगी, और अगर एग्रीमेंट में अपॉइंटमेंट के बारे में नहीं लिख रखा है आर्बिट्रेटर की तो तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए जाएंगे। अगर तीन आर्बिट्रेटर अपॉइंट जो करने थे, ना तो किसी एक पार्टी ने वहाँ पे अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, हो सकता है दूसरी पार्टी ने आर्बिट्रेटर अपॉइंट नहीं किया, मान लीजिए दोनों पार्टीज ने अपने अपने आर्बिट्रेटर तो अपॉइंट कर दिए, लेकिन जो दो आर्बिट्रेटर थे जिन्होंने तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना था उन्होंने नहीं किया, तो उस कंडीशन में कोई भी पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है चीफ जस्टिस को, देन चीफ जस्टिस जो है वहाँ पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट जो है करेगा। ये लिखा हुआ है यहाँ पे आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015 में। इट इज़ टू बी मेंशन देयर that in the case of the international commercial arbitration by the arbitral institution designated by the Supreme Court and in the case of any other arbitration other than the designated by the High Court। तो जब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की जब बात होती है तो वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट जो है उस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को बनाती है, और बाकी सारे मैटर में जो है यहाँ पे हाई कोर्ट जो है बनाती है, जब ऊपर वाले ये केसेस जो हैं अगर हो जाते हैं। तो NK डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सी कैनफोर्ड इंडिया लिमिटेड 2018 का केस है। इट वॉज हेल्ड बाय दैट देयर इज एन एक्सप्रेशन प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर एंड एन एप्लीकेशन इज टू बी मेड टू द इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। द हाई कोर्ट में अपॉइंट एन आर्बिट्रेटर इफ सच एप्लीकेशन इज नॉट मेड। तो देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ, इट वॉज हेल्ड दैट वेयर देयर इज एन एक्सप्रेस प्रोविजन इन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर and application is to be made to the Indian Council of the Arbitration for appointment, the High Court may appoint arbitrator if such arbitration is not application is not made। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर एग्रीमेंट में क्लियर प्रोविज़न है कॉन्ट्रैक्ट में कि अपॉइंटमेंट कैसे होगी आर्बिट्रेटर की, तो उस तरीके से होगी, अदरवाइज एप्लीकेशन लगा के हाई कोर्ट जो है अपॉइंट कर सकती है वहाँ पे आर्बिट्रेटर को। तो यहाँ पे बड़े सारे केसेस हैं। इट इज़ टू बी मेंशन इन द केस ऑफ इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डिजाइनड बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ही जो है बनाएगी। जब इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट की बात आती है तो उस कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट जो है इस आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन को या आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल को बनाएगी, और बाकी सभी केसेस में हाई कोर्ट जो है यहाँ पे बनाएगी। तो ये बाकी केस हैं जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे तो देखिए, इट इज़ टू बी मेंशन हियर दैट द आर्बिट्रेशन क्लॉज ऑफ द पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म, और अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप कैन नॉट बी अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी है CM मखीजा वर्सेस साउथ ईस्टर्न कॉलीफील्ड लिमिटेड के केसेस में कि आर्बिट्रेशन का क्लॉज जो है पार्टनरशिप डीड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड बाय द अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप एक्ट आपने पढ़ा 1932 का। तो पार्टनरशिप को रजिस्टर्ड कराना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है। तो अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म अगर कोई बनी है तो वहाँ पे वो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट या आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग वहाँ पे नहीं चला सकते। इट मीन्स कि एक पार्टनरशिप फर्म अगर रजिस्टर्ड है
और वहाँ पे उन्होंने क्लॉज डाला हुआ है आर्बिट्रेशन का, तभी आर्बिट्रेशन हो सकती है। अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की में जो है आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट जो है नहीं हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। और आर्बिट्रेशन की अपनी एक जो है जुरिसडिक्शन भी है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियरिंग SRBC वर्सेस श्रीनिवास कंस्ट्रक्शन लिमिटेड AR 2004 में साफ लिखा, इट वॉज हेल्ड दैट देयर इज अ पार्टीज हैव एग्रीड दैट द मैटर्स ऑफ लेस देन 50,000 वैल्यू ओनली विल बी सबमिटेड टू द आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे साफ लिखा हुआ है सब्जेक्ट मैटर क्या होगा कि 50,000 तक के मामले किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर होंगे तो दोनों पार्टीज जो है इस मैटर को ऐसे डिस्प्यूट जिनकी वैल्यू 50,000 रुपये तक की है, तो ऐसे मैटर हम आर्बिट्रेटर के पास लेके जाएंगे। तो अगर मैटर की वैल्यू जो है 1 लाख से ऊपर है तब आर्बिट्रेटर के पास आप नहीं जा सकते, उस कंडीशन में आपको सिविल कोर्ट में ही जाना होगा। तो हर एक आर्बिट्रेटर की अपनी एक जो है जुरिसडिक्शन होती है जिसको हम पेक्युनियरी जुरिसडिक्शन बोल सकते हैं, और वहाँ पे अगर एग्रीमेंट में मेंशन कर रखी है तो उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे होगा। अब जुरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल देख लेते हैं। तो जुरिसडिक्शन क्या है, इसका क्षेत्राधिकार क्या है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मैंने आपको वही बताया कि जब आर्बिट्रेटर जो है आर्बिट्रेशन के अंडर जब एक आर्बिट्रेटर एक्ट करता है, किसी डिस्प्यूट को सुनता है, हेयर करता है, उसको रिजॉल्व करता है, तो उस कंडीशन में वो बन जाता है एज ए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो बन जाती है। प्रोविजन हैव बीन लेड डाउन अंडर द सेक्शन 16-17 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 फॉर द जुरिसडिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। क्या क्या जुरिसडिक्शन का होता है यहाँ पे लिखा, बिफोर गोइंग अहेड it shall be proper to state that the powers of arbitral tribunal are limited, they cannot issue an order beyond the matter referred to it। यहाँ पे इन्होंने पहले क्लियर कर दिया है कि जो आर्बिट्रेशन की पावर जो होती हैं वो लिमिटेड होती हैं, वो अपनी जुरिसडिक्शन से अपने सब्जेक्ट मैटर से बाहर नहीं जा सकते हैं। सेक्शन 16 और 17 में जुरिसडिक्शन बताया गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का। फर्स्ट है ट्रिब्यूनल कैन डिसाइड ओवर फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कौन कौन से मैटर में उनका जुरिसडिक्शन है, ऑन द क्वेश्चन ऑफ जुरिसडिक्शन, अपने ही जुरिसडिक्शन से अपने ही क्षेत्र का अधिकार से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो उन पे जुरिसडिक्शन रखता है, ऐसे केसेस को वो सुन सकता है। ऑन द क्वेश्चन रिलेटेड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना था दोनों पार्टीज़ के बीच में, अगर उसकी वैलिडिटी की बात आती है कि उसमें क्या लिख रखा है, किस तरीके के मैटर वहाँ पे डिस्कस कर रखे हैं, क्योंकि एज पर एग्रीमेंट ही सारा होगा वहाँ पे, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनता है तो ये भी जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है सुन सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो कि उसकी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चन जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट से की वैलिडिटी से रिलेटेड हैं, ये सारे क्वेश्चन के रिगार्डिंग जुरिसडिक्शन जो है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की होती है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन फ्रेम रूल्स रिगार्डिंग इट्स ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, वो अपनी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड जो है रूल फ्रेम जो है यहाँ पे कर सकता है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो है लिखा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन सेक्शन 16 क्लॉज 2 एन ऑब्जेक्शन इन रिलेशन टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन बी produced before the presentation of written statement of the defense। तो अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की जुरिसडिक्शन से रिलेटेड अगर कोई वहाँ पे इशू है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो पार्टियां जब अपना रिटन स्टेटमेंट फाइल करेंगी, अपना जवाब फाइल करेंगी, तो उस टाइम पे वो अपना जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन यहाँ पे रख सकती हैं। सेक्शन 16 क्लॉज 4 ये कहता है, प्रोवाइड दैट ट्रिब्यूनल कैन कंडोन द डिले एंड एक्सटेंड द टाइम लिमिट। और ट्रिब्यूनल जो है अगर किसी एक पार्टी ने जो है अपना पक्ष जो है थोड़ा लेट रखा है या फिर अपनी रिटन स्टेटमेंट जो है अपना जो है वो लेट फाइल किया है, तो उस कंडीशन में भी जो टाइम लिमिट वहाँ पे दे रखी है उसको रिलैक्स किया जा सकता है, टाइम पीरियड को बढ़ाया जा सकता है लिमिटेशन एक्ट के अंडर। इफ़ अ पार्टी फाइंड द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इज फंक्शनिंग बियॉन्ड द जुरिसडिक्शन, then the objection regarding it shall be made early as possible during the arbitration proceeding। Arbitral tribunal shall dispose such all objects। तो अगर पार्टीज को ये लगता है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है फंक्शन जो है बियॉन्ड हिज जुरिसडिक्शन, अपने क्षेत्राधिकार से बाहर अगर वो काम कर रही है, कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो ऑब्जेक्शन एज सुन एज पॉसिबल आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब वो चल रही है जितना जल्दी हो सके उसको वहाँ पे उसको लगाना चाहिए। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है उन सभी ऑब्जेक्शन को यहाँ पे क्लियर करेगा, डिस्पोज करेगा। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कैन डिसमिस और रिजेक्ट एन ऑब्जेक्शंस रिलेटेड टू द जुरिसडिक्शन। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल चाहे तो अपनी जुरिसडिक्शन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्शन पार्टीज ने उठाए हैं उनको डिसमिस भी, उनको रिजेक्ट भी वहाँ पे कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 क्लॉज 1 ऑफ द एक्ट, अ पार्टी मे ड्यूरिंग द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग मे अप्लाई टू द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। तो सेक्शन 17 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग के दौरान आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर द माइनर पर्सन, तो अगर उस डिस्प्यूट में
कोई माइनर पार्टी भी इन्वॉल्व है तो उसके लिए वो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल को जो है एप्लीकेशन लगा सकती है वहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ द गार्जियन के लिए, जो कि उसके केस को सुन सके, जहाँ अनसाउंड माइंड पर्सन है उसके लिए, फॉर एंटरम मीजर्स ऑफ प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, या फिर एंटरम मीजर जो है किसी भी प्रोटेक्शन के लिए, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरम कस्टडी ऑफ सेल ऑफ एनी गुड्स विच आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर कोई गुड है, कोई गुड वहाँ पे है, कोई वस्तु है, या कोई उसकी कस्टडी से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड कोई एप्लीकेशन लगा सकती है। सिक्योरिंग द अमाउंट ऑफ डिस्प्यूट इन द आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन के अंडर सब्जेक्ट जो है कोई अमाउंट है, कोई पैसा है, तो उसकी प्रेजर्वेशन के लिए एप्लीकेशन लगा सकती है। इंटरम इंजेक्शन के लिए या फिर अपॉइंट ऑफ द रिसीवर के लिए भी जहाँ पे एप्लीकेशन जो है लगाई जा सकती है। तो पार्टी जो है अपॉइंटमेंट ऑफ गार्जियन फॉर माइनर पर्सन या अनसाउंड पर्सन के लिए कोई वहाँ पे जो है अप्लाई कर सकती है। इंटरम मेजर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ एनी फॉलोइंग मैटर, मैटर कौन सा, जैसे प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरम कस्टडी ऑफ एनी सेल ऑफ एनी गुड से रिलेटेड कोई बात है, या अमाउंट जो कि सिक्योर्ड है डिस्प्यूट के अंडर उसके बारे में, या कोई इंजंक्शन लेना हो, या अपॉइंटमेंट रिसीवर, इससे रिलेटेड जो है कोर्ट में ट्रिब्यूनल में अप्लाई जो है वहाँ पे कर सकती है। तो ये तो इसको हो गया जुरिसडिक्शन। अब देखते हैं आगे, चैलेंज टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर। तो जो आर्बिट्रेटर की जो अपॉइंटमेंट है, क्या उसको चैलेंज किया जा सकता है? तो सेक्शन 12 क्लॉज 3 ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट 1996 lay down those ground on which the appointment of arbitrator could be challenged, these ground as below। तो जो आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट है उसको पार्टियां चैलेंज कर सकती हैं अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, तब तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जिस आर्बिट्रेटर को उन्होंने बोल रखा है वही आर्बिट्रेटर बनेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट में नहीं है तो फिर एज पर द आर्बिट्रेशन काउंसिलेशन एक्ट जो है वहाँ पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट होगी। तो अगर आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट से रिलेटेड अगर किसी पार्टी को दिक्कत है, क्योंकि एक पार्टी जो है अपना एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेगी, दूसरी पार्टी भी एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी, और वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर तीसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे जो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा। इनसे रिलेटेड, उनकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड किसी भी पार्टीज़ को कोई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्शन है तो वो जो है इन ग्राउंड पे ऑब्जेक्शन जो है ले सकता है। वेयर द सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट दैट गिव राइज टू जस्टिफिएबल डाउट एज द इंडिपेंडेंस ऑफ इम्पार्शियलिटी, जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं या ऐसा डाउट क्रिएट होता है पार्टी को उसकी इंडिपेंडेंस से रिलेटेड, उसकी इम्पार्शियलिटी से रिलेटेड, कि वो पक्षपात करेगा या कुछ ऐसा उसको अगर लगता है तो। वेयर द आर्बिट्रेटर डज नॉट पोजेस द क्वालिफिकेशन एग्रीड बाय द पार्टीज, तो पार्टीज़ ने जो क्वालिफिकेशन एग्रीड की थी आर्बिट्रेटर से रिलेटेड, उस आर्बिट्रेटर के पास अगर वो क्वालिटीज़ नहीं है, वो क्वालिफिकेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में वो उसकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज वहाँ पे कर सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कुड बी चैलेंज, तो इन बेसिस पे जो है उस आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज जो है किया जा सकता है। अमरचंद वर्सेस अंबिका जूट मिल्स AR 1963 सुप्रीम कोर्ट ऐसा इट वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट दैट द परमिशन टू चैलेंज अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर कैन ओनली बी अलाउड व्हेन इन नेसेसिटी ऑफ जस्टिस। तो जब कानून न्याय के लिए जब जरूरी होगा तभी परमिशन जो है आर्बिट्रेटर को अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई चैलेंज अगर होता है, तो अगर न्याय के लिए जब जरूरी है तभी उसको जो यहाँ पे आर्बिट्रेटर की अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया जा सकता है और आर्बिट्रेटर को चेंज भी वहाँ पे किया जा सकता है। प्रोसीजर फॉर चैलेंज, तो चैलेंज अगर करना है आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट को किसी भी पार्टी के थ्रू, तो उसको कैसे करेंगे? द आर्बिट्रेटर एंड काउंसिलेशन एक्ट 1996 मेंशन द प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, द पार्टीज कैन एग्री रिगार्डिंग सच प्रोसीजर। तो ग्राउंड क्या क्या होंगे, किस तरीके से कर सकता है, क्या प्रोसीजर है? अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर, ही शुड विद इन द 15 days बिकमिंग अवेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल, तो 15 दिनों के अंदर उसको जो है उस आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन के 15 दिनों के अंदर जो है वो उसका चैलेंज जो है वहाँ पे कर सकता है। आफ्टर बिकमिंग अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टांसेस रेफर टू द सब सेक्शन 3 ऑफ द क्लॉज 12 सेंड अ रिटन स्टेटमेंट टू द रीजन टू द चैलेंज ऑफ द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल। तो जैसे आपने ऊपर पढ़ा क्लॉज 12 सेक्शन 3 में कि अगर वहाँ पे उसको कोई ऑब्जेक्शन है तो वो अपनी रिटन स्टेटमेंट में उसका रीज़न बताए और उसको चैलेंज करे। तो इस तरीके से 15 दिनों के अंदर और अपनी रिटन स्टेटमेंट के थ्रू जो है वो जो है इस अपॉइंटमेंट को चैलेंज वहाँ पे कर सकता है। ये प्रोसीजर जो है सेक्शन 13 में बता रखा है। तो ये है आपके पास तरीका। तो इस क्वेश्चन में आपने यही देखा कि अपॉइंटमेंट का तरीका क्या है, उसकी जुरिसडिक्शन क्या होती है और कैसे जुरिसडिक्शन को चैलेंज वहाँ पे किया जा सकता है। थैंक यू सो मच।